हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आज हम लेक्चर 11 के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेक्चर 11 के अंदर हम बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर 11 के नाम से। उसके बाद इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं और हर बार की तरह हम एक HTML की फाइल बनाने वाले हैं और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम index.html और इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ पे टाइटल को लिख देते हैं JS लेक्चर 11 और इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे लिखते हैं script.js और ये फाइल हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाते हैं script.js लिखते हैं। अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन होती क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। फंक्शन एक रीयूजेबल कोड का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और उसको हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलो हमें किसी ने ये बोल दिया कि तुम्हें 2 नंबर का सम करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू 20 और लेट c इज इक्वल टू a प्लस b करके कंसोल लॉग करा देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फाइल को मैं रन करता हूँ, कॉपी पाथ कर लिया। उसके बाद क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम उस पाथ को पेस्ट कर देते हैं और फिर उसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कंसोल में जाएंगे तो हमें 2 नंबर का सम मिल जाएगा। अब अगर हमें किसी ने बोल दिया कि तुम्हें 2 नंबर का सम 3 बार करना है तो हम वहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर हमें पूरे प्रोग्राम के अंदर बीच बीच में कहीं पे भी किसी भी रीयूजेबल कोड की जरूरत पड़ रही है तो हम वहाँ पे उस कोड को फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, एक रीयूजेबल कोड का ग्रुप होता है जिसको हम किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, ये सारा कोड हमने एक फंक्शन के अंदर लिख दिया। यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन सम। ये सारा कोड हमने फंक्शन के अंदर लिख दिया। अगर मैं अब प्रोग्राम को चला दूं तो यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट कुछ आएगा नहीं। देखो यहाँ पे ब्लैंक आ रही है स्क्रीन, क्योंकि फंक्शन हमने सिर्फ डिफाइन किया है। तो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तुम फंक्शन के अंदर कोड लिखते हो मतलब वो फंक्शन तुमने डिफाइन कर दिया, इसको हमें कॉल करना पड़ता है। जिस नाम से तुमने फंक्शन बनाया उस नाम से तुम कॉल करोगे, तो जब तुम कॉल करोगे तो वो फंक्शन अपना काम शुरू करता है। अब आएगा 30। अब इसको बनाने का ये फायदा हुआ है कि अगर हम 2 बार सम करना चाह रहे हैं तो हम 2 बार फंक्शन को कॉल करते हैं। पूरा कोड हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जितनी बार तुम्हें जरूरत पड़ रही है उस कोड को यूज करने की, तो वो कोड तुमने बस एक बार लिख दिया। उस फंक्शन को बस तुम्हें बार बार कॉल करना है। जितनी बार तुम कॉल करोगे उतनी बार ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन विद पैरामीटर की। अब देखो यहाँ पे मैंने जितनी बार मैं इसको रन करूंगा आउटपुट हमारा सेम ही आएगा 30। मैं चाह रहा हूँ कि आउटपुट जो है वो हर बार डिफरेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर देंगे a, b और फिर यहाँ से उनको हम रिमूव कर देंगे। और जब तुम फंक्शन को कॉल करोगे तो वहां पे तुम्हें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले ये दे दिया और दोबारा मैंने ये दे दिया, फिर अगली बार मैंने ये दे दिया। तो जितनी बार तुम कॉल करोगे उतनी बार तुम डिफरेंट वैल्यू पास कर सकते हो। अब देखो आउटपुट हमारा डिफरेंट आएगा। तो ये था हमारा फंक्शन विद पैरामीटर। नेक्स्ट है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अभी मान के चलो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बार कॉल किया हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न सी, और जो तुमने console.log के अंदर सी को प्रिंट कराया था वो तुमने क्या करा है, वो तुमने रिटर्न करवा दी। तो जैसे तुम रिटर्न करोगे तो वो तुम्हें फंक्शन को वेरिएबल के साथ कॉल करना पड़ेगा जिससे कि हम उस वैल्यू को प्रिंट करा सके जो तुम्हारा आंसर निकल के आया है। तो फंक्शन विद रिटर्न का मतलब यह है कि अगर तुम्हें फंक्शन के बाहर उस वैल्यू को यूज करना है किसी वेरिएबल के साथ, जैसे कि मैं लिखता हूँ x इंटू 100, मतलब जो भी 2 नंबर का सम आया उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि फंक्शन जो भी आंसर निकाल रहा है उसको अगर हमें यूज करना है किसी अदर वैल्यू के साथ तब तुम वहां पे वैल्यू को रिटर्न कराओगे। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पैरामीटर। इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, उसके बाद मैंने लिखा टेस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा a, b इज इक्वल टू 20। अब जैसे तुम a प्लस b करते हो और फंक्शन को मैंने कॉल किया टेस्ट को 10 और 15,
अब इससे क्या होगा, जो 10 है वो ए के अंदर चला जाएगा और बी के अंदर चला जाएगा 15, वहां से 20 ओवर राइड हो जाएगा, तो आउटपुट आएगा 25। यहाँ पे देखो 25 आ रहा है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगली बार कॉल करता हूँ और अगली बार मैं वैल्यू बी की पास नहीं करता, तो जब बी की तुम वैल्यू पास नहीं करते तो यहाँ पे जो बी के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है वो मानी जाती है, मतलब 20 मान लेगा तो 20 और 10 30 आ जाएगा। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर का फायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो तुम किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन टेस्ट और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 10 फंक्शन उसका वेरिएबल बना दिया, ए को तुमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद तुमने टेस्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, जैसे तुम कॉल करोगे तो आउटपुट पे 10 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ए की जो तुमने वैल्यू डिफाइन की है 10 उसको मैं फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल माने जाते हैं। ये है हमारा लोकल वेरिएबल जो तुमने फंक्शन के अंदर बनाया है। तो फंक्शन के अंदर जब कोई वेरिएबल बनेगा वो फंक्शन के अंदर तक ही सीमित रहता है बस, तो वहां पे वैल्यू बाहर प्रिंट ये हो नहीं पाएगी। देखो एरर आ रही है, ए इज नॉट डिफाइंड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो तुम्हें फंक्शन से बाहर डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि ये एक फंक्शन बना दिया और उसके बाद यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया, फिर तुमने फंक्शन को कॉल करा और फिर तुमने यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया। तो लोकल, अब जो ग्लोबल वेरिएबल है वो तुम बनाते हो फंक्शन के बाहर, ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब जो वेरिएबल फंक्शन से बाहर बनेंगे वो ग्लोबल, उसको तुम फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेनिफिट होता है ग्लोबल वेरिएबल का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरो फंक्शन की। एरो फंक्शन एक शॉर्टेस्ट वे होता है किसी फंक्शन को डिफाइन करने का, या कह सकते हैं कंसाइज वे होता है। तो एरो फंक्शन का सबसे पहले सिंटेक्स समझते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू, फिर पैरेंथेसिस और फिर एरो, मतलब इक्वल और ग्रेटर देन का साइन। ये हमारा एरो फंक्शन का सिंटेक्स होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन को तुम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो, जैसे कि लेट एक्स या फिर कॉन्स्ट एक्स या फिर हम कह सकते हैं वेर एक्स। अब जब तुम कॉल करोगे तो वेरिएबल को कॉल करोगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एरो फंक्शन। तो ये है हमारा एरो फंक्शन, लिखने का एक नया तरीका फंक्शन को। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, फायदा क्या है एरो फंक्शन पढ़ने का, वो देखते हैं। सबसे पहले है पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल इन केस ऑफ सिंगल पैरामीटर। मान के चलो तुम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हो लेट सम, और यहाँ पे तुमने स्क्वायर नाम का तुमने फंक्शन बनाया और यहाँ पे तुमने एक आर्ग्यूमेंट लिया है एन। उसके बाद तुमने यहाँ पे क्या करा, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कंसोल लॉग एन मल्टीप्लाई एम। जब तुम स्क्वायर फंक्शन को कॉल करोगे तो एन की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो एन की वैल्यू ये 5 जाएगा एन में और एन का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ आ गया 25। अब इसका बेनिफिट ये है कि तुम यहाँ पे अगर तुम सिंगल पैरामीटर ले रहे हो तो तुम पैरेंथेसिस अगर नहीं भी लगाओगे तो भी ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। और पैरेंथेसिस हमारे ऑप्शनल है अगर तुम सिंगल पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम दो नंबर का सम करवा रहे हो, लेट सम इज इक्वल टू ये और ए भी ले लिया तुमने, यहाँ पे तुमने कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी करा दिया। उसके बाद तुम फंक्शन को कॉल करोगे और यहाँ पे दो वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी, तो देखो यहाँ पे दो नंबर का सम आ चुका है। लेकिन यहाँ पे हम ये पैरेंथेसिस हटा नहीं सकते क्योंकि पैरेंथेसिस ऑप्शनल है सिर्फ सिंगल पैरामीटर में। सेकंड पॉइंट क्या है, पैरेंथेसिस मस्ट इन केस ऑफ मल्टीपल पैरामीटर। अगर तुम मल्टीपल पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ द रिटर्न कीवर्ड इज ऑप्शनल इन केस ऑफ सिंगल रिटर्न एक्सप्रेशन इन फंक्शन बॉडी। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ रिटर्न ए प्लस बी, तो रिटर्न क्या करता है, कोई वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब इसने ए प्लस बी की वैल्यू रिटर्न करा दी। और जब हम यहाँ पे रिटर्न नहीं भी लिखें तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इक्वल टू सम 10 20, अब 10 और 20 चला गया ए बी के अंदर, और फिर यहाँ से जो ए प्लस बी हो रहा है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहा है एक्स को, वो ऑटोमेटिकली
रिटर्न किया जा रहा है एक्स को, तो अगर मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे बिना रिटर्न लिखे वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। इसी तरीके से एक पॉइंट और है इसमें, अगर तुम ये लगा रहे हो, अगर तुम करली ब्रैकेट लगा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को लिखना कंपलसरी है, तब तुम्हें रिटर्न लिखना पड़ेगा। अगर तुम पैरेंथेसिस वो करली ब्रैकेट लगा रहे हो, यहाँ पे लिखा भी है द रिटर्न कीवर्ड इज मस्ट इफ यूज करली ब्रैकेट। अगर तुम करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें रिटर्न कीवर्ड लगाना मस्ट है। एक और पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट, द रिटर्न कीवर्ड इज मस्ट इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट। अगर तुमने रिटर्न के बाद भी कुछ लिख दिया या रिटर्न से पहले भी कुछ लिख दिया है तो तब रिटर्न कीवर्ड लगाना जरूरी है। कंसोल लॉग मैंने हेलो लिख दिया तो पहले हेलो आ जाएगा फिर 30, तो यहाँ पे भी रिटर्न कीवर्ड लगाना जरूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो ये सब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग फंक्शन कीवर्ड दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ वोवेल्स इन द स्ट्रिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, एक फंक्शन बनाएंगे फंक्शन कीवर्ड से और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं वोवेल्स, और ये एक स्ट्रिंग को लेगा। अभी के लिए मैं उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा देता हूँ। वोवेल्स फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्रेट तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो जो फंक्शन है वो नंबर ऑफ वोवेल्स रिटर्न करता है कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ वोवेल्स हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे लेट काउंटर इज इक्वल टू 0 और फॉर लूप चला देंगे फॉर लेट वैल्यू ऑफ वो स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की एक एक वैल्यू आएगी। अभी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा दूं तो एक एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब एक एक कैरेक्टर। देखो यहाँ पे, तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस वैल्यू को चेक करना वोवेल है या नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ वैल्यू अगर एक इक्वल है, या फिर लॉजिकल और लगा देंगे अगर वैल्यू ई के इक्वल है, अगर वैल्यू हमारी आई के इक्वल है, या फिर हमारी वैल्यू ई के इक्वल है, ओ के इक्वल है, या फिर हमारी वैल्यू यू के इक्वल है। इसी तरीके से तुम्हें 5 कैपिटल में डिफाइन करना है। जैसे तुमने 5 स्मॉल में लगाया ऐसे ही हमें 5 कैपिटल के लिए लिखना है। यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ पे कैपिटल ई, यहाँ पे कैपिटल आई, उसके बाद कैपिटल ओ, फिर कैपिटल यू। जैसी ये कंडीशन ट्रू होगी तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और फिर उसके बाद हम लूप से बाहर निकलेंगे और काउंटर को रिटर्न कर देंगे। अभी रिटर्न वैल्यू किसमें जाएगी, तुम्हें जहाँ पे तुमने फंक्शन को कॉल किया है, जहाँ पे तुमने फंक्शन को कॉल किया वहां पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा लेट्स से एक्स, और एक्स को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा तो ये वैल्यू जाएगी एक्स में। तो ग्रेड के अंदर देखो यहाँ पे दो ही हमारे वोवेल हैं, एक तो ई है और एक ए है। अब तुम यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग पास कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया इंडिया इज ग्रेट, इसके अंदर जितने भी वोवेल्स होंगे वो आ जाएंगे। तो देखो इसके अंदर 6 वोवेल्स हैं। यही काम हमें सेम टास्क करना है एरो फंक्शन से। अब एरो फंक्शन में कुछ नहीं करना हमें, एरो फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। जो तुमने फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन बनाया है वही अब हमें एरो फंक्शन बनाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट लिखेंगे, फिर वोवेल्स फंक्शन का नाम, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस और स्ट्रिंग हमारा आर्ग्यूमेंट, और फिर इक्वल और फिर ग्रेटर देन का साइन। ये है हमारा एरो फंक्शन। तो ये भी हमारा सेम ही काम करता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राइट एन एरो फंक्शन टू फाइंड द मीन ऑफ 5 नंबर्स। 5 नंबर का मीन हमें कैलकुलेट करना है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे फंक्शन मीन। इसके अंदर 5 वेरिएबल लेंगे। यहाँ तक हो गया हमारे 5 वेरिएबल। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबको प्रिंट करा देता हूँ ए बी सी डी ई, और यहाँ पे कॉल कर देता हूँ मेन फंक्शन को, और यहाँ पे 5 वैल्यू हम पास कर देते हैं। तो देखो सारे वैल्यू हमारे पास प्रिंट आ जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, सबका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म सम और नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे लेट सम इज इक्वल टू 0, और इसमें लूप चला देंगे फॉर
लेट वैल्यू ऑफ मीन, सॉरी लूप नहीं चलाना इसमें, हमें क्या करना है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई करा देना है। और फिर यहाँ पे ना हम बस यही कर देते हैं, लेट सम इज इक्वल टू दिस। ये हमारा आ गया सम, और उसके बाद मीन का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ 5, ये हमारा आ जाएगा मीन। अब उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे लेट सॉरी मीन इज इक्वल टू एम। तो सबको जोड़ के उसने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा मीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट के नाम से, यहाँ पे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी प्लस सी, फिर मैंने यहाँ पे टेस्ट फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे मैंने 10, 20, 30 दे दिया, और उसके बाद तीनों को ऐड करके ये प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट और पास कर दूं 40, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी के साथ ही डी को भी डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पे उसको भी प्लस कराना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 50 पास कर दूं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी तुम्हें एक वेरिएबल को प्लस लिखना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम है, मतलब जितनी वैल्यू तुम बढ़ाते जाओगे उतने तुम्हें वेरिएबल वहां पे बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो ये वैल्यू वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा कि आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करो। तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेंगे। बस अभी के लिए मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो आर्ग्यूमेंट्स एक एरे है जिसके अंदर सारे के सारे हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आ चुके हैं, सारी वैल्यू आ चुकी है। इसकी लेंथ हमारे पास 8। तो अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ करूँ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, वो आ जाएगा 8। अब इन सबको हमें प्लस करना है, तो तब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, लेट सम इज इक्वल टू 0 और लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे का आई, मतलब आर्ग्यूमेंट्स का आई, और लूप से बाहर आने के बाद सम को प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से सम हमें कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा, देखो सम आ गया हमारा 290। तो जब बहुत सारी वैल्यू हम यूज करते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं इसको कॉल करूँ, इसके बाद हमने इस बार कम वैल्यू पास कर दी, तो इस पे भी काम कर जाएगा। मतलब कितनी भी वैल्यू तुम पास कर दो सबके लिए काम करेगा ये वाला फॉर्मेट। ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, राइट ए प्रोग्राम टू पास सम नंबर टू ए फंक्शन एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल आर्गुमेंट, ये तो हो चुका हमारा। नेक्स्ट है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर को समझो, अगर मैं यहाँ पे अब एक वैल्यू और पास कर दूं राजू, इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगी। अब उसने क्या करा, राजू के साथ पूरी स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि राजू हमारा अलग नाम प्रिंट होना चाहिए और जो हमने सम कैलकुलेट किया है वो अलग प्रिंट होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे और कोमा ट्रिपल डॉट और ARGS लिख देंगे आर्ग्यूमेंट्स। अब ये है हमारा रेस्ट पैरामीटर, जो तुमने 3 डॉट के साथ वेरिएबल डिफाइन करा है जिस नाम से, वो कुछ भी हो सकता है XYZ, वो हमारा होता है रेस्ट पैरामीटर। तो मतलब पहली वैल्यू चली जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, और रेस्ट जितनी भी वैल्यूज होंगी वो रेस्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं नेम को प्रिंट कर दूँ तो राजू प्रिंट हो जाएगा, बाकी का सम आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से रेस्ट पैरामीटर को हम इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर ईच मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर ईच मेथड कॉल्स ए फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे, मतलब ये एरे के हर एक एलिमेंट के लिए काम करता है। अब इसको समझते हैं ये किस तरीके से हमें यूज करना है। सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एरे के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट कर दूं, एरे के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट कर दूं, मतलब 2, फिर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का 25, फिर 6 का 36। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से कुछ वैल्यू प्रिंट में आ जाए। तो हम वहाँ पे फॉर ईच का इस्तेमाल करेंगे। फॉर ईच उसके अंदर लिखते हैं एक आर्ग्यूमेंट और उसके बाद एक एरो फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वैल्यू इंटू वैल्यू। तो ये किस तरीके से काम करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट के लिए काम करेगा। फॉर ईच मतलब हर एक एलिमेंट,
उसने पहली वैल्यू उठाई 1, स्क्वायर प्रिंट कर दिया। फिर उसने ऑटोमेटिकली सेकंड वैल्यू उठाई 2, उसका स्क्वायर आ गया। फिर थर्ड वैल्यू उठाई उसने 3, उसका स्क्वायर आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू। ये इस तरीके से हर एक वैल्यू के लिए काम करता है। तो देखो सबका स्क्वायर प्रिंट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब स्क्वायर तो आ जाए, लेकिन एरे की फॉर्म में ही आने चाहिए। जैसे तुमने ये दिखा रखा है ना एरे की फॉर्मेट में, तो हमें भी ये एरे के फॉर्मेट में ही इस्तेमाल करना है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे मैप मेथड। यहाँ पे लिखेंगे एरे डॉट मैप। इसका सिंटेक्स बिल्कुल फॉर ईच की तरह है, बस एक तुम्हें वेरिएबल इस एक्स यूज करना है एरे 2, और यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न वैल्यू इनटू वैल्यू। तो ये क्या करेगा, मैप मेथड भी हर एक एलिमेंट के लिए काम करेगा। वैल्यू नाम का वेरिएबल में पहले 1 आया, तो 1 का स्क्वायर रिटर्न कर दिया एरे 2 को। फिर उसने 2 उठाया, तो 2 का स्क्वायर उसने रिटर्न कर दिया एरे 2 को। फिर अगली वैल्यू आई 3, तो 3 का स्क्वायर उसने करा और एरे 2 को दे दिया। मतलब ऐसे हर एक वैल्यू का उसने स्क्वायर करके एरे 2 को दे दिया है। और एरे 2 को जब हम प्रिंट करेंगे तो स्क्वायर प्रिंट होगा सबका एरे के फॉर्मेट में। देखो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे मैप मेथड की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे। मतलब एरे के हर एक एलिमेंट के लिए हमारा मैप मेथड काम करता है। मैप मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। मतलब मैप मेथड के अंदर तुमने एरो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो ये होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन जो तुम किसी मेथड के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हो तो उसे बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर मेथड की। अब देखो मैप मेथड के अंदर ना कुछ और आर्गुमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू को हमने लिखा हुआ इंडेक्स और एरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इंडेक्स के अंदर एक एक एलिमेंट आ जाएगा, तो एक एक एलिमेंट नहीं, उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर का मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूं और मैं यहाँ पे इंडेक्स को प्रिंट करा दूं, तो देखो एरे के इंडेक्स प्रिंट हो चुके हैं। मतलब 1 का इंडेक्स 0, फिर 2 का इंडेक्स 1, फिर 2, फिर 3। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और लिख दूं कोमा ARR, और साथ में मैं ARR को भी प्रिंट करा दूं उसके बराबर में, यहाँ पे एरे आ जाएगी पूरी इसमें। ये देखो 0 इंडेक्स पे एरे आ चुकी है, फिर 1 इंडेक्स पे पूरी एरे, फिर 2 इंडेक्स पे, फिर 3 इंडेक्स पे। तो इस तरीके से हम ये आर्ग्यूमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, लिखना जरूरी नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिल्टर मेथड की। फिल्टर मेथड भी हर एक एलिमेंट के लिए काम करता है, लेकिन वो बेस्ड ऑन कंडीशन काम करता है। मैं चाहता हूँ कि भाई जो तुमने ये एरे डिफाइन किया है इसमें से मुझे सिर्फ इवन एलिमेंट चाहिए जो कि एरे के फॉर्मेट में चाहिए। तो वहां पे हम एक एरे 2 लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एरे डॉट फिल्टर, उसके बाद वैल्यू, और यहाँ पे एरो फंक्शन डिफाइन कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इवन की कंडीशन क्या होती है, जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 बचता है। तो यहाँ पे होगा क्या, एरे 2 के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी इवन होगी। तो वहां पे हमें फिल्टर मेथड का इस्तेमाल करना है। जब भी तुम्हें कुछ कंडीशन लगानी है तो वहां पे हम फिल्टर का मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूस मेथड की। अब देखो यहाँ पे जो हमारा मैप मेथड है वो भी एक मतलब 3 आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लेकिन 2 तो ऑप्शनल है, तो हम मोस्टली एक आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं वैल्यू नाम का। इसी तरीके से जो फिल्टर मेथड है वो भी एक आर्ग्यूमेंट यूज करता है वैल्यू नाम का। लेकिन जो हमारा रिड्यूस मेथड है, रिड्यूस मेथड क्या करता है, एरे के 2 आर्ग्यूमेंट को लेता है। इसको मैं क्या करता हूँ, एरे को नीचे डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसको डिफाइन किया। अब यहाँ पे लिखा मैंने लेट सम इज इक्वल टू एरे डॉट रिड्यूस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा करंट वैल्यू कॉमा नेक्स्ट वैल्यू, और रिटर्न कर दिया हमने करंट प्लस नेक्स्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सम। रिड्यूस मेथड के अंदर मैंने लिखा करंट कॉमा नेक्स्ट, करंट के अंदर आ जाएगा 1, फिर नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 2। उसने वो रिटर्न कर दिया सम नाम के वेरिएबल को, और करंट को भी उसने 2 ही दे दिया। मतलब करंट के अंदर पहले उसने क्या किया, 1 लिया, नेक्स्ट के अंदर उसने 2 लिया, तो फिर क्या हुआ, करंट प्लस नेक्स्ट हुआ, तो करंट प्लस नेक्स्ट कितना हो गया 3। उसने करंट को दिया और नेक्स्ट उसने लिया 3, तो फिर उसने क्या कहा करंट प्लस नेक्स्ट, मतलब 3 + 3 कितना हो गया 6, वो उसने करंट को दे दिया 6, और फिर उसने नेक्स्ट वैल्यू उठाई 4, फिर उसने करा करंट प्लस नेक्स्ट,
मतलब 6 + 4 कितना हो गया 10, तो उसने दे दिया करंट को दे दिया 10 और नेक्स्ट को दे दिया 5, फिर 10 + 5 कितना हो गया 15 और नेक्स्ट उसने दे दिया 6, फिर उसने करा करंट प्लस नेक्स्ट मतलब 15 + 6 21 उसने, यहाँ पे नेक्स्ट में सारी वैल्यू हमारी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेगा करंट की वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा नेक्स्ट सॉरी सम नाम के वेरिएबल को, और जब हम सम को प्रिंट करेंगे तो सारे एलिमेंट का सम यहाँ पे दिखा देगा 21। इस तरीके से हमारा रिड्यूस मेथड काम करता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल्टर फॉर नंबर डिविजिबल बाय 7 फ्रॉम अ गिवन एरे। मतलब कुछ एरे हमें दी गई होगी और उसमें से सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को निकालना है जो 7 से डिविजिबल होंगे। मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, लेट एरे इज इक्वल टू 10 20 24 21 80। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एरे के हर एक एलिमेंट पे लूप चलाना है, मतलब एरे डॉट यहाँ पे फिल्टर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंडीशन लगानी है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम कंडीशन लगा देंगे कि हमें वैल्यू वो रखनी है जो 7 से डिविजिबल होगी, तो उसको रिटर्न कर देंगे और उसके बाद हम एरे 2 को प्रिंट करा देंगे। तो एरे 2 के अंदर सिर्फ वही वैल्यू आएगी जो 7 से डिविजिबल होगी। देखो यहाँ पे सिर्फ 21 ही है तो 21 आ गया। मान लो मैं यहाँ पे लास्ट में एक और वैल्यू लेता हूँ 28, तो 28 को भी ये ऐड कर देगा एरे के अंदर। We are given array of marks of students. Filter out of the marks that scored 90 and above. मतलब हमें क्या करना है, एक सबसे पहले एरे बनानी है मार्क्स के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट मार्क्स इक्वल टू 56 78 90 28 92। मुझे सिर्फ एरे के वो एलिमेंट चाहिए जो 90 है उससे अबव है, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स डॉट फिल्टर, उसके बाद वैल्यू और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे रिटर्न वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल होगी 90 से। तो एरे 2 के अंदर वो एलिमेंट आ जाएंगे जो 90 से ग्रेटर या फिर 90 के इक्वल होंगे। चेक कर लो यहाँ पे, देखो आ चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्रिएट एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट एलिमेंट यूजिंग रिड्यूस मेथड। एक एरे क्रिएट करनी है 5 एलिमेंट की। लेट एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने कुछ भी एलिमेंट ले लिए। लेट मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एरे डॉट रिड्यूस, इसके अंदर लिखेंगे करंट कॉमा नेक्स्ट और फिर यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, रिटर्न कर देंगे। कंडीशन लगा देंगे करंट अगर नेक्स्ट से ग्रेटर है तो करंट रिटर्न हो जाएगा। सॉरी, कंडीशन लगा देंगे करंट अगर नेक्स्ट से ग्रेटर है तो करंट रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट रिटर्न हो जाएगा। तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया 64। तो उसने कैसे काम किया, पहले उसने 1 उठाया और 2 उठाया, इन दोनों में देखा कौन ग्रेटर है, तो मतलब करंट की वैल्यू नेक्स्ट से ग्रेटर तो है नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो नेक्स्ट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मैक्स को। अब यहाँ पे क्या होगा, उसने करंट में ले लिया, सबसे पहले उसने स्टार्टिंग में करंट में लिया 1 और नेक्स्ट में लिया उसने हमारे पास 2। अब करंट क्या नेक्स्ट से ग्रेटर है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सबसे पहले वो करंट को ही रिटर्न होगी, तो करंट को रिटर्न होगी वो 2। नेक्स्ट में उसने ले लिया 5। अब उसने चेक किया करंट की वैल्यू नेक्स्ट से ग्रेटर है क्या। करंट की वैल्यू कितनी है इस बार 2 और नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 5, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। फिर नेक्स्ट हमारा रिटर्न हो जाएगा करंट को, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 64। क्या करंट नेक्स्ट से ग्रेटर है, नहीं है, फिर नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न हो जाएगी करंट को 64 और नेक्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा 3। क्या करंट नेक्स्ट से ग्रेटर है, बिल्कुल है, तो इस बार करंट को करंट ही रिटर्न होगा, मतलब 64 ही रहेगा और लास्ट में करंट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मैक्स नाम के वेरिएबल को। फिर मैक्स जैसे हम प्रिंट करेंगे तो मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, टेक अ नंबर n एज एन इनपुट फ्रॉम यूजर, क्रिएट एन एरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। मतलब एक नंबर यूजर से तुम्हें इनपुट करना है और फिर तुम्हें एक एरे बनानी है 1 से लेकर n तक। तो करते हैं इसको, चलो।
लेट एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तुम्हें एक n से लेके 1 से लेके n तक नंबर की एरे बनानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे एम्प्टी डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हम लूप चला देंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n तक, और फिर एरे के अंदर पुश कर देंगे आई को। तो 1 से लेके n तक की एरे हमारे पास बन जाएगी। तो तुम यहाँ पे प्रिंट करके देख लो। अब यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे एरर क्या आ रही है, सॉरी यहाँ पे मैंने पाइथन का तरीका लगा दिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्स इंट, फिर लिखता है प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। यहाँ पे एक नंबर मांगेगा, तो देखो वहां तक की एरे आ जाएगी 5 तक। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 10 तो 10 तक की एरे आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूज द रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एरे। अब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लेट सम लिखेंगे, फिर एरे डॉट रिड्यूस, इसके अंदर लिखेंगे दो आर्ग्यूमेंट करंट कॉमन नेक्स्ट, और बस हम रिटर्न कर देंगे करंट प्लस नेक्स्ट को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सम को प्रिंट करा देंगे, तो सारे एलिमेंट का सम आ जाएगा। मतलब जो भी तुम नंबर दोगे 5, 1 से लेके 5 तक एरे आ जाएगी, फिर उनका सबका सम आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। तो तुम क्या करोगे, एक फंक्शन और क्रिएट करोगे लेट प्रोडक्ट के नाम से, एक वेरिएबल हमने बना दिया प्रोडक्ट के नाम से, और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न करंट इनटू नेक्स्ट, और प्रोडक्ट को भी हम प्रिंट करा देते हैं। तो प्रोडक्ट भी सबका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने 4 दे दिया, तो 1 to 4 तक एरे आ जाएगी, और सबको उसने सबका सम कर दिया, फिर उसने प्रोडक्ट कर दिया। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा है फंक्शन क्या होता है, क्यों उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और एरो फंक्शन किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना होता है। और उसके अंदर हमने फिर बाद में पढ़ा है मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।